कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक शिकारी था। वह अपनी बेटी के साथ जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था, जो एक तरह का जाल होता है किसी को फंसाने के लिए। साथ ही वह पुराने ट्रैप्स में फंसे जानवरों को भी निकाल रहा था। उनके साथ उनका डॉग भी था। वह आदमी रेडियो के जरिए अपनी पत्नी से बात करता है, जिसका नाम एन था। वह उसे टाउन जाकर कुछ जरूरी सामान लाने को कहता है। अब इस परिवार में 3 लोग थे जो शहर से दूर जंगल में रहते थे। इनका गुजारा जानवरों की खाल बेचकर होता था, जिन्हें ये अपने ट्रैप्स में पकड़ते थे। इनका गोश्त पकाकर ये खा लेते थे और खाल को बेच देते थे। इनके पास पैसे कमाने का यही एकमात्र जरिया था, क्योंकि शिकार के अलावा इन्हें कुछ और नहीं आता था। इस वजह से एन का पति अपनी बेटी को भी यह काम सिखा रहा था, मगर वह अब भी इस काम में इतनी माहिर नहीं थी। बाप बेटी ट्रैप्स चेक कर ही रहे थे कि देखते हैं उनके एक ट्रैप से एक जानवर गायब है। यह देखकर उसकी बेटी कहती है, यह काम जरूर उसका हो सकता है। वह वापस आ गया है। वह एक भेड़िए की बात कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी ऐसा होता रहता था। उधर एन जानवरों की खाल लेकर एक स्टोर में उन्हें बेचने जाती है, जहां वह काफी परेशान नजर आ रही थी। खाल की कीमत गिरने की वजह से न तो उसे सही पैसे मिलते हैं और न ही खाने के लिए पर्याप्त सामान। दुकान का मालिक उसकी परेशानी देखकर कहता है, आम जानवरों की खाल के इतने ही पैसे मिलते हैं। अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आपको भेड़िए की खाल लानी होगी। मगर एन फिर भी परेशान थी, यह सोचकर कि मैं भेड़िए की खाल कहां से लाऊं। वह वहां लगे पोस्टरों को भी बड़े गौर से देख रही थी। स्थित समीरेत पाके कही ही थी, जो किराए के घर और अच्छी जॉब के बारे में थे। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वह घर भी लेना चाहती है और अच्छी जॉब भी करना चाहती है, मगर किसी वजह से ऐसा नहीं कर सकती। उसे शिकार करना भी पसंद नहीं था। वह यही चाहती थी कि हम जंगल की बजाय टाउन में रहें और मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में भेज सकूं। मगर क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, वह घर वापस आ जाती है। घर पर एन का पति अपनी बेटी को खाल निकालना सिखा रहा था, जबकि एन सबके लिए खाना बना रही थी। रात को खाने के वक्त भी सबका मूड खराब था, क्योंकि पैसे न होने की वजह से खाने को ठीक से कुछ था ही नहीं। जब एन की बेटी बताती है कि उनका शिकार एक भेड़िया ले गया, तो यह सुनकर एन को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उसे यह बात नहीं बताई थी। वह अपने पति से कहती है, इस भेड़िए का कुछ करो, वरना हम भूखे मर जाएंगे। फिर अपनी बेटी को अंदर भेजकर एन दोबारा अपने पति से बहस करने लगती है। उसका पति कहता है, भेड़िए लड़कियों को शौक से खाना पसंद करते हैं, तो जरूर वह उसे किसी लड़की या किसी जानवर को देकर आइडिया आया होगा। मगर एन कहती है, मेरे हिसाब से वह हमारी वजह से यहाँ आता है। उसे पता है कि यहाँ फंसा हुआ शिकार मिल जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे वह कहती है, मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ। मगर उसका पति मना कर देता है, यह कहते हुए, नहीं, तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं खुद उसे पकड़ लूंगा। मगर यह उनकी इकलौती टेंशन नहीं थी। एन उसे वही जॉब का पोस्टर दिखाते हुए कहती है, ऐसे कब तक गुजारा चलेगा? मैं ऐसा करती हूँ, किसी अच्छी जगह जॉब करके पैसे कमा लूं, फिर हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। मगर उसका पति मना कर देता है, यह कहते हुए, शिकार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते और हमें आता भी कुछ नहीं है। इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं, जहां एन अपने पति को समझाने लगा, देखो, आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सोच रहे। ये जिंदगी आपने चुनी है, आपकी वजह से मैंने चुनी है। मगर हमारी बेटी को कोई चॉइस नहीं मिली। उसे जो करना चाहती है, उसे करने दीजिए। उसे इस वक्त पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए, न कि जानवरों और भेड़िए की। और जंगल में कौन इंसान रहता है? ये कोई समझदारी तो नहीं। मगर इतना समझाने के बाद भी उसके पति को समझ नहीं आता। वह कहता है, हम रहते हैं ना यहाँ ऐसे ही, हमारी आने वाली नस्ल भी यहीं रहेगी। मतलब कुछ भी हो जाए, उनका यह जंगल नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह जब वह भेड़िए के शिकार पर जा रहा था, तो अपनी बेटी की जिद करने पर वह उसे भी साथ ले जाता है, जो एन को जरा भी पसंद नहीं आता। इस वजह से वह अपने पति से रेडियो के जरिए बात करती है। वह कहता है,
जैसे ही मुझे भेड़िए का एहसास होगा या शिकार की नौबत आएगी, मैं इसे वापस भेज दूंगा। और यह नौबत बहुत जल्द आ भी जाती है, क्योंकि उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिख जाते हैं। वह समझ जाता है कि वह आसपास ही है। इसलिए सारी बात समझाकर वह अपनी अखै अपनी बेटी को वापस भेज देता है। साथ ही यह भी कहता है, मैं खुद रात तक आ जाऊंगा। उसके बाद उसकी बेटी वापस आने लगती है। हालांकि उसके पिता ने कहा था, डरना नहीं, घबराना नहीं, मगर जंगल से इतनी खतरनाक आवाजें आ रही थीं कि उसकी हालत खराब हो जाती। उधर एन का भी यही हाल था। नदी से पानी लाते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इसलिए वह भी घबराई हुई थी। और बिल्कुल ऐसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। इसके बाद एन तो जैसे तैसे घर पहुंच जाती है, मगर उसकी बेटी नहीं पहुंच पाती। वह डर कर वहीं बैठ जाती है। एन के पति को भेड़िया दिख जाता है, इसलिए वह फौरन उस पर गोली चला देता है। मगर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मर गया होगा। गोली की आवाज उसकी बेटी ने भी सुन ली थी, इसलिए वह हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। गोली मारने के बाद जब एन का पति वहां चेक करने आता है, तो देखता है कि भेड़िया वहां नहीं है, जिसका मतलब था कि वह भाग गया। मगर वहां एक चीज देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। और वह चीज थी एक लड़की का कटा हुआ हाथ, जिसे भेड़िया खा रहा था। अब सड़क पार करके जंगल की दूसरी तरफ आकर वह आगे बढ़ने लगता है, जहां का नजारा देखकर वह एकदम दंग रह जाता है। वह काफी घबरा गया था, क्योंकि वहां लड़कियों की कटी हुई लाशें थीं, जिन्हें बड़ी बेरहमी से काटकर एक गोल दायरे की तरह रखा गया था। जाहिर है, यह भेड़िए का काम नहीं हो सकता। इससे वह समझ जाता है कि जंगल में भेड़िए के अलावा एक कातिल भी घूम रहा है, जो यह सब कर रहा है, यानी लड़कियों को इस तरह मार रहा है। यह देखकर वह एकदम घबरा जाता है, क्योंकि अब उसकी फैमिली को भी खतरा था। उसके घर में दो औरतें मौजूद थीं। भेड़िए को तो वह संभाल लेगा, मगर इस खतरनाक कातिल से निपटना आसान नहीं होगा। घर आकर वह चुपचाप बैठा इसी बारे में सोच रहा था। उसकी नींद और भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। घर पर उसने कुछ भी नहीं बताया, ताकि उसकी फैमिली डर न जाए। अब वह खुद ही कुछ करेगा अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए। अगले दिन जब एन की आंख खुलती है, तो उसका पति गायब था, क्योंकि वह दोबारा उसी जगह पहुंच गया था जहां उसने लड़कियों की लाशें देखी थी। उसने दरअसल एन को बता दिया था, भेड़िए को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, मेरी फिक्र मत करना। मगर असल में वह भेड़िए को नहीं बल्कि उस कातिल को ढूंढ रहा था। जब एन और उसकी बेटी नदी किनारे थीं, तो उसकी बेटी देखती है कि उनका डॉग वहां नहीं है, इसलिए वह उसे ढूंढने चली जाती है। मगर तभी उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है, जो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एन जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आया था। और उसका यह आइडिया कामयाब भी रहा, क्योंकि भेड़िया वहां से भाग गया। अब यह दोनों माँ बेटी बिना वक्त गंवाए फौरन अपने घर आ जाती हैं। मगर क्योंकि उनका डॉग बाहर ही रह गया था, एन गन लेकर उसे ढूंढने जाती है, जहां उसे डॉग मिल तो जाता है, मगर मरा हुआ, क्योंकि भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर दिया था। उसकी मौत से एन को काफी दुख होता है। वह वापस आकर अपनी बेटी से झूठ बोल देती है, अभी तो डॉग नहीं मिला, जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे तो हम उसे ढूंढ लेंगे। डॉग की मौत के बारे में उसने अपनी बेटी को इसलिए नहीं बताया, ताकि वह डरे नहीं और उससे अपनी जिंदगी खतरे में न लगे। अब यहाँ हमें बता दिया गया है कि इस मूवी का नाम हंटर हंटर क्यों है, क्योंकि दरअसल ये हंटर यानी यह शिकारी परिवार दो हंटर्स के बीच फंस गया है, जिन दोनों से ही इन्हें अपनी जान का खतरा है। एक तो है भेड़िया और दूसरा है वह कातिल। खैर, अब ऐसे ही सुबह हो जाती है, मगर एन का पति न तो खुद वापस आया और न ही उसका कोई फोन आया। दोनों माँ बेटी फिर अपने ट्रैप्स चेक करने जाती हैं, जहां आज भी इनका एक शिकार गायब था। वहां एन को एक अंगूठी मिलती है, जो देखकर वह एकदम कांप जाती है, क्योंकि यह जरूर उस लड़की की होगी जिसे भेड़िए ने खाया था। इसीलिए वह सीधे पुलिस स्टेशन जाता है भेड़िए के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए। उधर पुलिस ऑफिसर्स के बॉस एक लड़की की लाश को लेकर पुलिस स्टेशन वापस आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक खाली गाड़ी दिखती है। पहले तो वे उसे गौर से देखते हैं, मगर उस पर ज्यादा ध्यान न देकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां एन पहले से मौजूद थी।
एन उन्हें सारी बात बता देती है, जिस पर वे कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इलाका हमारे अंदर नहीं आता। साथ ही हम भेड़ियों को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। वह कोई इंसान थोड़े है, वह तो जानवर है। उसे कोई समझ नहीं है। वह वही कर रहा है जो उसकी आदत है, जो वह हमेशा से करता आया है। जंगल में आप रहते हैं, शिकार आप करते हैं, तो 100% गलती आपकी है, न कि भेड़िए की। अगर कार्रवाई होगी तो आप लोगों पर होगी, न कि भेड़िए पर। अब मदद तो नहीं मिली, इसलिए एन को थोड़ा बहुत खाना लेकर घर वापस आना पड़ता है। फिर वह अपने डॉग को दफनाकर एक हिरण के बच्चे को मारकर अपने साथ घर ले आती है। यह करना गलत था, मगर खाने के लिए इन्हें कुछ तो करना ही था। उसके पति का कुछ अता पता नहीं था। भेड़िया सर पर सवार था, खाना खत्म हो रहा था, इसलिए अब जो भी करना था एन को करना था। एन फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरण की खाल उतारती है, जिसके बाद ये दोनों उसे पकाकर खाने लगती हैं। जी हाँ, तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होती है। एन बोलती तो है, मगर सामने से साफ आवाज नहीं आती। फिर रात को जब ये दोनों माँ बेटी सो रही थीं, तो अचानक उनकी आंख खुल जाती है, क्योंकि जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब ये चेक करने जाती हैं, तो हम देखते हैं कि यह एन का पति नहीं है, बल्कि कोई अनजान आदमी है, जो काफी जख्मी था और मदद मांग रहा था। तब एन अपनी बेटी को वापस घर छोड़कर एक चीज पर उस आदमी को लिटाकर अपने घर ले आती है, क्योंकि भेड़िया उनके आसपास भी हो सकता था। चेक करने पर उस आदमी के पास एक रेडियो निकलता है। साथ ही उसकी टांग की हालत भी काफी खराब थी। अब यह रात भी ऐसी ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब एन की बेटी उसके पास आती है, तो अचानक उसकी आंख खुल जाने की वजह से वह काफी घबरा जाती है और फौरन अपनी मां को बुला लेती है। उसकी मांगने पर एन उसे पानी पिलाती है और टांग के जख्म पर टांके भी लगा देती है। उसे देखकर एन की बेटी को अजीब लग रहा था, इसलिए वह अपनी मां से कहती है, डैड ने कहा था कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। यह सुनकर एन कहती है, देखो, उसकी हालत कितनी खराब है। अगर तुम्हारे डैड यहां होते, तो वे भी इसकी मदद जरूर करते। उधर बॉस दोबारा पुलिस स्टेशन आ रहा था, तो उसे वह गाड़ी फिर से वहीं खड़ी दिखती है। इससे वह समझ जाता है कि पिछले 2 दिन से यह गाड़ी यहीं खड़ी है। वह अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगता है, और जब उसे कोई दिखाई नहीं देता, तो उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। जब वह जख्मी आदमी जागता है, तो अपना नाम बताता है, मेरा नाम लू है। एन उससे पूछती है, इस जंगल में ज्यादा लोग नहीं आते, तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? इस पर लू बताता है, यही तो मेरी खासियत है। असल में मैं इस जंगल की तस्वीरें लेने आया था, मगर रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो मैं पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गया, जहां अचानक मुझ पर किसी ने हमला कर दिया, जो शायद भेड़िया हो सकता है, क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं। और वह गाड़ी जो इतने दिनों से खड़ी है, वह मेरी ही है। अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, मगर भेड़िए की वजह से यह मुमकिन नहीं था। अगर भेड़िया वहां होता, तो ये भाग नहीं पाते। खैर, फिर भी एन अपनी बेटी की मदद से उसे गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करती है, मगर रास्ते में लू दर्द से चिल्लाने लगता है। इसीलिए उन्हें दोबारा घर वापस आना पड़ता है। दोनों माँ बेटी ने अब जहर लगे गोश्त के टुकड़े वहां फेंक दिए थे और ट्रैप लगाकर वहां आग भी जला दी थी, ताकि ये लोग उस भेड़िए से बच सकें। उधर बॉस गहरी सोच में पड़ा हुआ था, क्योंकि पिछले काफी वक्त से लगातार लोग गायब हो रहे थे, खास तौर पर लड़कियां, और यह सिलसिला अभी भी जारी था। अब हालांकि उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था, मगर फिर भी वह उस गाड़ी को चेक करने जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वह उसे छुड़ाने के लिए जैसे ही थोड़ा हिलता है, उसका हाथ भी फंस जाता है। इससे जाहिर है कि वह अब यहां फंस चुका था और कहीं नहीं जा सकता। यह ट्रैप जरूर एन के पति ने लगाया होगा, कातिल को पकड़ने के लिए, मगर यह बेचारा इसमें फंस गया। उधर कन लेकर एन पूरी तरह चौकन्नी खड़ी थी, मगर पूरी रात बीत जाने के बाद भी न तो उसका पति वापस आया और न ही भेड़िया। पुलिस स्टेशन में जब एक ऑफिसर आती है, तो वह बॉस की पत्नी का वॉइस मैसेज सुनती है, जिसमें वह कह रही थी, बॉस कल रात घर वापस नहीं आए।
अब यह ऑफिसर रेडियो के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वह भी बॉस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर एन को भी अपने पति की फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वह नक्शा लेकर अपने पति को ढूंढने निकल जाती है। उसे एक ट्रैप में एक खरगोश फंसा मिलता है। उसे न चाहते हुए भी इसे मारना पड़ता है, जिससे वह काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि यह उसका काम नहीं था। तभी रेडियो में हलचल होने लगती है, जिसके बाद वह दोबारा आगे बढ़ने लगती है। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पड़ी थी उसके पति की लाश। उसे इस तरह मरा हुआ देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब जाकर उसे सारी बात समझ आती है। उसके पति को भेड़िए ने नहीं, बल्कि लू ने मारा था, क्योंकि वही वह कातिल है जिसने बाकी लड़कियों को भी मारा था। एन के पति ने उसे पकड़ लिया था, मगर लू ने उसे मारकर भाग गया। फिर भी उसके पति ने लू को काफी जख्मी कर दिया था, मगर एन ने दोबारा उसे अपने घर में लाकर उसकी जान बचा ली। यह बात एन के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि वह उस आदमी की सेवा कर रही थी जो उसके पति का कातिल था। इस बात से वह अब तक अनजान थी। यह एहसास होते ही वह जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि उसने एक और गलती कर दी थी। उसने अपनी बेटी को लू के साथ अकेले छोड़ दिया था। उधर ऑफिसर भी उस जगह पहुंचकर बॉस को ढूंढने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई यहाँ है, तो वह अपनी गन से 2-3 गोलियां चलाती है, जिससे ऑफिसर उसे जल्द ढूंढ लेती है। उसे इस तरह ट्रैप में फंसा देखकर वह फौरन मदद बुला लेती है। एन बड़े ध्यान से घर के अंदर जाती है। वह देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और बड़े आराम से सो रही है, मगर वहां वह कातिल नहीं था, क्योंकि वह तो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। फौरन ही वह एन पर हमला कर देता है। इस जबरदस्ती में एन की गन से गोली चल जाती है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी बेटी की आंख खुल जाती है। वह यहां आकर देखती है, मगर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक लू ने एन को मारकर बेहोश कर दिया था। जंगल में पुलिस भी आ गई थी, मगर इससे पहले कि वे बॉस को ट्रैप से आजाद करते, बॉस अपना दम तोड़ देता है। अब पुलिस उनके निशानों को देखते हुए जंगल में आगे बढ़ती है। जब एन को होश आता है, तो लू उससे ट्रक की चाबी मांगता है। एन कहती है, एक शर्त पर, पहले बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। इस बात का वह कोई जवाब नहीं देता, मगर कहता है, ऐसा कभी ना होता अगर तुम्हारा पति अपने काम से काम रखता और बीच में ना आता। अपना राज छुपाने के लिए पहले तुम्हारे पति को मारा, और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद वह अपना सारा सामान जलाकर एन के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, मगर एन मौका पाकर एक ट्रैप में उसका मुंह फंसा देती है और बाद में खुद को आजाद करके एक चीज से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब अगले कमरे में जाकर एन वहां देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वहां उसकी बेटी की लाश पड़ी थी, जो हमें दिखाई नहीं जाती। इसका मतलब था कि उस पागल कातिल ने, जो इंसान के रूप में जानवर बना हुआ था, उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसलिए वह ठान लेती है, अब मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। अपने पति और बेटी का बदला उससे लेकर रहूंगी। वह लू को रस्सी से लटकाकर उसके हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। इसके बाद वह लू की खाल उतारने लगती है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, क्योंकि वह भी तो किसी जानवर से कम नहीं था। कुछ ही देर में वह उसके पूरे शरीर की खाल उतार देती है, और आखिर में चेहरे की भी। इससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। साथ ही वह काफी भयानक दिखने लगता है। इतनी ही देर में पुलिस भी बाहर आ चुकी थी, मगर तब तक एन ने अपना काम कर दिया था। वह लू की खाल को अपने साथ बाहर ले आती है, जो देखकर पुलिस वाले काफी हैरान हो जाते हैं। वह उसकी खाल को पुलिस वालों के पास फेंक देती है, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पुलिस अंदर जाकर चेक करती है, जहां लू अभी भी जिंदा था, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। इसीलिए वह कुछ देर ही जिंदा रहने वाला था। उसे देखने से किसी का भी दिल हिल जाता, इतना भयानक और बदसूरत दिख रहा था वह। गाने सुनते सुनते एन एक जगह बैठ जाती है और अपनी फैमिली को याद करते ही गाने बंद कर देती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।